Welcome to हड़प्पा सभ्यता की सबसे हैरान करने वाली चीजों में से एक है हड़प्पाई मोहर। सेलखड़ी पत्थर से बनी वो छोटी छोटी मोहरें जिन पर जानवरों के बड़े सजीव चित्र हैं और साथ ही कुछ निशान। एक रहस्यमयी लिपि। हाँ, एक ऐसी लिपि जिसे पिछले 100 सालों में कोई पढ़ नहीं सका है। ये मोहरें एक पूरी खोई हुई दुनिया की खिड़की की तरह हैं जिस पर बस पर्दा पड़ा हुआ है। और आज हम उसी पर्दे को थोड़ा हटाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हम जमीन के नीचे दबे सबूतों के आधार पर इस महान सभ्यता के शहर, समाज और रहस्यों की पड़ताल करेंगे। ये समझना कि आज से 4500 साल पहले ये लोग कैसे रहते थे, ये तो अपने आप में एक जासूसी कहानी जैसा है। बिल्कुल। और हमारे सुराग है उनके घर, मिट्टी के बर्तन, खूबसूरत गहने, औजार और जाहिर है वो रहस्यमयी मुहरें। सही। इस पूरी बातचीत का मकसद यही समझना है कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था और कैसे आज के पुरातत्वविद इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। सही कहा। इस सभ्यता का पूरा दौर तो बहुत लंबा है, करीब 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। काफी लंबा है। लेकिन आज हमारा ध्यान इसके सबसे शानदार शहरी दौर पर होगा, यानी परिपक्व हड़प्पा काल। जी। ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का वो 700 साल का सुनहरा वक्त था जब ये सभ्यता अपने शिखर पर थी। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी समाज को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो खाते क्या थे। उनका पेट कैसे भरता था? देखिए, पुरातत्वविदों को खुदाई में जले हुए अनाज के दाने और बीज मिले हैं। अच्छा। इनसे पता चलता है कि उनके खाने में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल जैसी चीजें शामिल थीं। और एक दिलचस्प बात यह है कि गुजरात जैसी जगहों से बाजरे के दाने भी मिले। हाँ, ये दिखाता है कि वो अलग अलग इलाकों में वहाँ की जलवायु के हिसाब से फसलें उगाते थे। और इन फसलों को उगाने के लिए मतलब किसी ना किसी तकनीक का इस्तेमाल तो होता ही होगा। बिल्कुल। हमें कई मोहरों और मिट्टी की मूर्तियों पर बैल के चित्र मिले हैं। हाँ। ये सिर्फ कलाकारी नहीं है, इससे पुरातत्वविद ये अंदाजा लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। और ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, मेरे ख्याल से हरियाणा के बनावली में जी, बनावली में मिट्टी से बना एक हल का खिलौना भी मिला है। खिलौना हल? ये तो कमाल है। मतलब एक छोटा सा मॉडल हमें बताता है कि उनके असली हल कैसे दिखते होंगे। सही। लेकिन क्या हमें कोई असली जुतावा खेत भी मिला है? हाँ, और वो खोज तो एक मील का पत्थर थी, राजस्थान के कालीबंगन में। कालीबंगन? वहां आरंभिक हड़प्पा काल का एक जुता हुआ खेत मिला है और उसकी बनावट आज भी हमें हैरान कर देती है। ऐसा क्या था उसमें? उसमें हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते थे। अच्छा। इसका मतलब है कि वो एक ही समय में एक ही खेत में दो अलग-अलग फसलें उगाते थे। ये तो आज की आधुनिक खेती जैसी बहुत ही उन्नत तकनीक है। बिल्कुल। एक मिनट, आपने कहा कि वो एक साथ दो फसलें उगा रहे थे, लेकिन ये इलाके तो ज्यादातर सेमी एरिड है, मतलब जहां पानी की कमी होती है। सही सवाल है। तो फिर इतनी जबरदस्त खेती के लिए पानी कहां से आता था? क्या सब कुछ सिर्फ बारिश पर निर्भर था? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब दिखाता है कि वो कितने बेहतरीन इंजीनियर थे। अफगानिस्तान में शोरतुगई नाम की एक हड़प्पाई बस्ती है, वहां नहरों के कुछ निशान मिले हैं। नहरें? लेकिन पानी के मैनेजमेंट का सबसे शानदार उदाहरण मिलता है गुजरात के धौलावीरा में। धौलावीरा? हाँ। वहां शहर के अंदर बड़े बड़े जलाशय या तालाब मिले हैं जिन्हें चट्टानों को काट कर बनाया गया था। वे बारिश के पानी को इनमें जमा करते थे और फिर साल भर इस्तेमाल करते होंगे। जी, शायद खेती और दूसरे कामों के लिए। वे पानी की हर बूंद की कीमत समझते थे। मतलब उनके पास खाने पीने का एक बहुत ही मजबूत सिस्टम था। लेकिन इतनी उन्नत खेती सिर्फ पेट भरने के लिए तो नहीं होगी। इसी सरप्लस अनाज ने उन्हें वो मौका दिया जिससे उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। उनके शहर। बिल्कुल सही। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान ही उसके योजनाबद्ध शहर हैं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो को ही देख लीजिए। ये शहर मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना दुर्ग यानी सिटाडेल, और दूसरा बहुत बड़ा लेकिन नीचे बना निचला शहर। जी, लोअर टाउन। और जब आप योजनाबद्ध कहती हैं तो इसका क्या मतलब है? ऐसा क्या खास था इन शहरों में? खास ये था कि ऐसा लगता है मानो पहले शहर का नक्शा बनाया गया और फिर उसे जमीन पर उतारा गया हो। अच्छा। इसका सबसे बड़ा सबूत है ईंटें। आप कल्पना कीजिए कि आज के पश्चिमी यूरोप जितने बड़े इलाके में, हाँ, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में गुजरात तक, हर शहर, हर गांव में मिलने वाली
हर एक ईंट का साइज बिल्कुल एक जैसा है। हर एक ईंट का? जी, एक ही अनुपात में बनी है। लंबाई ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब किसी ने तो ये नियम बनाया होगा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि कोई राजा या केंद्रीय सरकार ही ये सब करवा रही हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस दौर के बिल्डर्स या कारीगरों का अपना एक बहुत मजबूत नियम हो, एक तरह का गिल्ड स्टैंडर्ड? ये एक बेहतरीन बहस है और विशेषज्ञ आज भी इस पर एकमत नहीं है। अच्छा। चाहे कोई राजा रहा हो या व्यापारियों का संगठन, सच तो ये है कि इस मानकीकरण के पीछे कोई बहुत शक्तिशाली व्यवस्था काम कर रही थी। हाँ। और ये सिर्फ ईंटों तक ही सीमित नहीं थी। आप उनकी जल निकास प्रणाली की बात कर रही हैं ना? मैंने सुना है वो कमाल की थी। कमाल से भी बढ़कर सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल घरों का निर्माण हुआ। रुकिए, मतलब उन्होंने घर बनाने से पहले नालियां और गलियां बनाई? जी। ये तो आज के कई मॉडर्न शहरों की प्लानिंग से बेहतर है। कमाल है। बिल्कुल। पुरातत्ववेद अर्नेस्ट मैके ने तो इसे कहा था कि ये उस जमाने की सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है जो हमें आज तक मिली है। वाह। मुख्य नाले पक्की ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए आसानी से हटाया जा सके। बहुत सोचा समझा सिस्टम था। यहाँ तक कि घरों की नालियां पहले एक हौदी या गड्ढे में खुलती थी, जहाँ ठोस कचरा जमा हो जाता था और सिर्फ गंदा पानी ही गली की मुख्य नालियों में बहता था। आज के सीवेज सिस्टम की तरह। और उनके घर कैसे थे? क्या वहां भी ऐसी ही प्लानिंग दिखती है? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर घर एक आंगन के चारों ओर बने कमरों से मिलकर बनते थे। ओके। आंगन शायद खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र होता था। और एक बात जो बहुत साफ दिखती है वो है निजता, यानी प्राइवेसी पर उनका जोर। प्राइवेसी? वो कैसे? जमीन पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। अच्छा। और घर के मुख्य दरवाजे से आंगन या अंदर का सीधा नजारा नहीं दिखता था। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम उनकी वास्तुकला से उनकी सोच के बारे में भी जान सकते हैं। सही कहा। और लगभग हर घर में ईंटों के फर्श से बना अपना एक बाथरूम होता था। हर घर में? लगभग हर घर में, जिसकी नालियां दीवार के जरिए सड़क की नालियों से जुड़ी होती थीं। कई घरों में तो कुएं भी थे। कुएं भी? हाँ, एक अनुमान है कि अकेले मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। 700? और ये सामुदायिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत कुएं थे, जो पानी तक आसान पहुंच को दिखाते हैं। तो ये तो हो गई निचले शहर की बात, जहां आम लोग रहते थे। अब उस ऊंचे दुर्ग पर आते हैं। वहां क्या था? दुर्ग में हमें ऐसी इमारतें मिलती हैं जिनका इस्तेमाल शायद सार्वजनिक या किसी खास मकसद के लिए होता था। हाँ। इनमें 2 सबसे मशहूर हैं, एक मालगोदाम मतलब वेयरहाउस और दूसरा विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। मालगोदाम तो समझ आता है, अनाज रखने के लिए। जी, एक बहुत बड़ी इमारत थी जिसका निचला हिस्सा तो ईंटों का बना है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो शायद लकड़ी का था, समय के साथ नष्ट हो गया। लेकिन ये विशाल स्नानागार, मुझे हमेशा ये बहुत रहस्यमयी लगा है। मतलब इतनी मेहनत करके, वाटरप्रूफिंग करके एक विशाल तालाब बनाना, वो भी शहर के सबसे ऊंचे और खास हिस्से में। इसका मकसद क्या रहा होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसकी बनावट साफ इशारा करती है कि ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था। हाँ। ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जिसके तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी थीं। इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया गया था। तो ये कोई पवित्र स्थान था? लगता तो यही है। कई इतिहासकार इसकी तुलना बाद के भारतीय मंदिरों के पुष्करिणी या पवित्र तालाबों से करते हैं। हो सकता है ये किसी खास धार्मिक अनुष्ठान की जगह हो, जहां शायद पूरा समुदाय या फिर सिर्फ पुजारी वर्ग के लोग स्नान करते हों। जी, ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, उनकी विचारधारा की एक झलक है। ठीक है, तो हमने उनके शहर देख लिए, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? क्या उनके समाज में अमीर गरीब का कोई भेद था? हमारे पास उनकी कोई किताब तो है नहीं, तो ये पता कैसे चलता है? ये पता लगाने के लिए पुरातत्वविद जासूसों की तरह काम करते हैं। वे 2 मुख्य चीजों को देखते हैं। पहला, दफनाने के तरीके, और दूसरा रोजमर्रा की चीजों का अध्ययन। मिस्र के पिरामिडों के विपरीत, जहां राजाओं के साथ बेशुमार दौलत दफनाई जाती थी, हाँ, हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ कीमती चीजें दफनाने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। ज्यादातर कब्रों में बस कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां कोई सामाजिक भेद था ही नहीं?
ऐसा भी नहीं है। जब हम उनकी इस्तेमाल की चीजों को देखते हैं तो एक फर्क साफ नजर आता है। अच्छा। पुरातत्वविद चीजों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, उपयोगी और विलासिता। उपयोगी और विलासिता। उपयोगी चीजें जैसे पत्थर या मिट्टी से बनी चक्कियां, सुइयां, बर्तन, ये लगभग हर घर में मिली हैं। लेकिन विलासिता की वस्तुएं जो दुर्लभ या महंगे और मुश्किल तकनीक से बने पदार्थों से बनी होती थीं, वे अलग कहानी कहती हैं। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकती हैं? सबसे अच्छा उदाहरण है फायोन्स। ये घिसी हुई रेत, रंग और एक चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाने वाला एक मटेरियल था। ओके, फायोन्स। इससे चीजें बनाना बहुत मुश्किल और महंगा होता था। और फायोन्स से बने छोटे छोटे सुगंधित द्रव्यों के पात्र, हाँ, मतलब आज की भाषा में इत्र की शीशियां, हाँ, ये बहुत कीमती मानी जाती थीं। और ये पात्र मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही मिले हैं, छोटी बस्तियों में ना के बराबर। तो ये समाज में मौजूद आर्थिक असमानता का एक साफ संकेत है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कीमती चीजें बनती कहाँ थीं? क्या बड़े शहरों में ही फैक्ट्रियां थीं? इसके लिए हमारे पास चंद हुदड़ों का बेहतरीन उदाहरण है। ये मोहनजोदड़ो के मुकाबले एक बहुत छोटी बस्ती थी। कितनी छोटी? सिर्फ 7 हेक्टेयर की। लेकिन ये पूरी की पूरी बस्ती एक तरह का इंडस्ट्रियल हब थी जो सिर्फ शिल्पकारी के कामों में लगी थी। मतलब एक स्पेशलाइज्ड सेंटर। जी, वहाँ मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु का काम और मुहर बनाने के सबूत मिले हैं। और उनके शिल्प का स्तर तो बस कमाल का था। मनके बनाने में ही वे कितने तरह के पदार्थ इस्तेमाल करते थे। कार्निलियन जैसा सुंदर लाल पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी, धातुएं भी? तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं, और शंख, फायांस और पकी मिट्टी। कार्निलियन का चमकदार लाल रंग पाने की प्रक्रिया भी बहुत वैज्ञानिक थी। वो कैसे? वे पीले रंग के कच्चे पत्थर और बने हुए मनकों को उत्पादन के अलग अलग चरणों में आग में पकाकर ये रंग हासिल करते थे। लेकिन ये सारा कच्चा माल एक ही जगह पर तो मिलता नहीं होगा। नहीं, कार्निलियन गुजरात में है, शंख समुद्र तट पर, तांबा राजस्थान में। तो ये सब एक जगह कैसे पहुंचता था? यहीं से उनकी एक और बड़ी ताकत सामने आती है, उनका व्यापार नेटवर्क। ट्रेड। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल हासिल करने के लिए अपनी बस्तियां ही उन जगहों पर बसाईं, जैसे नागेश्वर और बालाकोट, जो समुद्र तट पर थे। शंख के लिए? जी। सुदूर अफगानिस्तान में शौरतुघई, जो लाजवर्द मणि यानी लैपिस लजूली के सबसे अच्छे स्रोत के पास था। और गुजरात का लोथल, वो तो एक अहम बंदरगाह था, है ना? हाँ, और कार्निलियन के स्रोत के नजदीक भी। क्या उनका व्यापार सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे लंबी दूरी का समुद्री व्यापार भी करते थे। अच्छा। हमें ओमान में एक हड़प्पाई मर्तबान मिला है, और दिलचस्प बात यह है कि ओमान के तांबे और हड़प्पाई कलाकृतियों दोनों में निकल धातु के अंश मिले हैं। ये तो सीधा कनेक्शन है। जी, जो बताता है कि दोनों के बीच व्यापार होता था, और शायद तांबा ओमान से आता था। कमाल है। इससे भी बड़ा सबूत मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के लेखों में मिलता है। उन लेखों में मेलूहा नाम की जगह का जिक्र है। मेलूहा, जहां से वे कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और कई तरह की लकड़ियां मंगवाते थे। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मेलूहा हड़प्पा क्षेत्र का ही नाम था। ये तो वाकई कमाल है। मतलब हम 2 अलग अलग सभ्यताओं के रिकॉर्ड्स को जोड़कर एक पूरी व्यापारी कहानी बना सकते हैं। चलिए अब घूम फिरकर वापस उन मोहरों और उनकी रहस्यमयी लिपि पर आते हैं, जहां से हमने बात शुरू की थी। ये आज तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? वनी को दर्शाता हो। अच्छा। इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह हैं, जो किसी वर्णमाला के लिए बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी बात, हमें जो भी लिखावट मिली है वो बहुत छोटी है। ज्यादातर मोहरों पर कुछ ही चिन्हों के लेख हैं। सबसे लंबा लेख भी सिर्फ 26 चिन्हों का है। मतलब कोई लंबी किताब या शिलालेख नहीं है। जी, हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं है जहां एक ही बात 2 या 3 भाषाओं में लिखी हो। ये कितना निराशाजनक है। हमारे सामने हजारों मोहरें हैं, एक पूरी खोई हुई भाषा, और हम उसे बस देख रहे हैं। ये तो ऐसा है कि हमारे पास एक खजाने की चाबी है पर हमें ताला ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल, और यही अनसुलझी पहेली हमें सभ्यता के अंत की कहानी की ओर ले जाती है। उसका अंत कैसे हुआ? लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद हमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। चोलिस्तान जैसे इलाकों में ज्यादातर विकसित हड़प्पा शहरों को छोड़ दिया गया। लोग चले गए वहां से?
हाँ, सभ्यता की पहचान बन चुकी चीजें जैसे मानकीकृत बाट, मोहरें, विशिष्ट मनके और वो लिपि गायब होने लगी। लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प की विशेषज्ञता भी खत्म हो गई। तो एक महान शहरी सभ्यता धीरे धीरे एक बिखरी हुई ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। बिल्कुल। तो हुआ क्या था? क्या कोई एक बड़ी आपदा आई और सब खत्म हो गया? कोई बाढ़ या भूकंप? शायद नहीं। कई विशेषज्ञ इसे अब सिस्टम्स कोलैप्स कहते हैं। सिस्टम्स कोलैप्स? सोचिए कि सभ्यता एक मशीन की तरह है जिसके कई आपस में जुड़े हुए पुर्जे हैं। व्यापार, कृषि, शहर। हाँ, जब जलवायु परिवर्तन से नदियां सूखी या उन्होंने रास्ता बदला तो कृषि कमजोर हुई। कृषि कमजोर हुई तो शहरों को मिलने वाला अनाज कम हुआ और व्यापार पर असर पड़ा। और व्यापार कमजोर हुआ तो शहरों का महत्व घटा। और शिल्पकारों का काम बंद हो गया। मतलब एक पुर्जे के फेल होने से धीरे धीरे पूरी मशीन ही बंद हो गई। तो ये कोई एक दिन में भी घटना नहीं थी? नहीं, बल्कि एक धीमी 100-200 साल तक चलने वाली प्रक्रिया थी। लेकिन एक थ्योरी आर्यों के आक्रमण की भी तो थी। मैंने स्कूलों में पढ़ा था कि बाहर से आए आर्यों ने सभ्यता को नष्ट कर दिया। हाँ, ये एक बहुत पुरानी और अब खारिज हो चुकी थ्योरी है। अच्छा। 1940 के दशक में मॉर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में मिले कुछ नर कंकालों को ऋग्वेद में वर्णित इंद्र के आक्रमण से जोड़ा था। लेकिन बाद के शोध ने दिखाया कि उन कंकालों पर किसी हमले या चोट के निशान नहीं थे और वो सब एक ही समय के भी नहीं थे। किसी बड़े जनसंहार का कोई पुरातात्विक सबूत हमें आज तक नहीं मिला है। और अब तो जेनेटिक स्टडीज ने भी इस पर नई रोशनी डाली है। बिल्कुल। हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले कंकाल के डीएनए विश्लेषण ने इस आर्यन आक्रमण के सिद्धांत को लगभग पूरी तरह से नकार दिया है। तो डीएनए क्या बताता है? डीएनए से पता चलता है कि हड़प्पा वासी इसी क्षेत्र के मूल निवासी थे, जिनकी जड़ें यहीं पर हजारों साल पुरानी थी। शोध यह भी बताता है कि आज की दक्षिण एशियाई आबादी का एक बड़ा हिस्सा आनुवांशिक रूप से उन्हीं के वंशज है। मतलब वो लोग कहीं गायब नहीं हुए? नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता का स्वरूप बदल गया और वे यहीं के लोगों में घुल मिल गए। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक ऐसी सभ्यता को देखा जिसके पास अद्भुत शहर नियोजन था, एक विशाल व्यापार नेटवर्क था और एक ऐसी लिपि थी जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। ये सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, जो फली फूली और फिर इतिहास के पन्नों में खो गई। सही कहा। हड़प्पा सभ्यता की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्या है। सही बात है। पुरातत्वविदों को जो मिलता है वो तो बस एक पहेली का टुकड़ा है। असली काम उन टुकड़ों को जोड़कर एक विश्वसनीय कहानी बनाना है, और यह कहानी नई खोजों और नई तकनीकों के साथ हमेशा बदलती रहती है। जैसा कि राखीगढ़ी के डीएनए विश्लेषण ने हमें दिखाया। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो स्रोतों में ही उठाया गया है और जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। हमने हड़प्पा की अर्थव्यवस्था, उनके शहरों और व्यापार के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन उस समाज में स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में हम क्या जानते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। महिलाओं की क्या भूमिका थी? क्या वे मिट्टी के बर्तन बनाती थीं या सिर्फ उन्हें रंगने का काम करती थीं? सही। हमें जो हजारों नारी मृण मूर्तियां मिली हैं, उन्हें हम बड़ी आसानी से मातृ देवी कह देते हैं। हाँ। लेकिन क्या ये हमारी आज की सोच है जो हम उन पर थोप रहे हैं, या उस समय की यही वास्तविकता थी? हाँ। ये भविष्य के शोध के लिए एक बिल्कुल नया और जरूरी क्षेत्र है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि अतीत कभी भी पूरी तरह से सुलझता नहीं है, वो हमेशा हमसे नए सवाल पूछता रहता है।